Good morning, student. Welcome back. We are discussing civics portion from your social studies. Today, we'll be taking second chapter from our democratic politics, that is constitutional designs. Now, constitutional design. What is constitution? संविधान क्या होता है? एक वो लीगल डॉक्यूमेंट जो सिटीजन्स को बताए कि उनके राइट्स क्या हैं, गवर्नमेंट के पावर क्या हैं और जो लीगली काम करे, देश को सही ढंग से चलाने का काम करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, हु डिजाइन्स देम एंड इन व्हाट वे, what are the values that shape constitution in democratic states and some other parts from it. संविधान क्या है, किसने बनाया, कैसे बनाया, इसके अधिकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बट विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान किस तरह से बना था, उसने क्या किया जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका में काफ़ी परिवर्तन आया, चेंजेस आए, ये हम इस टॉपिक के थ्रू पढ़ेंगे. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इन साउथ अफ्रीका. आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. आई हैव चेरिश्ड द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका एक कोटेशन के द्वारा स्टार्ट होती है और वो कोटेशन नेल्सन मंडेला के द्वारा दी गई थी. उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सफ़ेद और काले इन दोनों रंगों के लिए लड़ाई देखी है और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश की संरचना होती है, साथ ही साथ एक जो आज़ाद समाज होता है वो कैसा बनता है, उसके अंदर हार्मनी कैसे रह सकती है, लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में रह सकते हैं. मैंने इसके साथ में जीना सीखा है, इसको किस तरह से पाना सीखा है और साथ ही साथ में मैं ये भी सीख चुका हूँ कि इस चीज़ को बनाए रखने के लिए मुझे किस तरह से मरना है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ. This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. ये नेल्सन मंडेला ने कहे थे जब उन पर देशद्रोह का आरोप लगा था. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. उन्हें और उनके 7 साथियों को सजा सुनाई गई थी 1964 में क्योंकि उन लोगों ने देश के अंदर जो अपार्थाइड पॉलिसी चल रही थी, काले और गोरे लोगों के बीच में जो मतभेद हो रहा था उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, इसलिए उनको सजा मिली. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. उन्होंने अपने जीवन के 28 साल 28 साल रॉबिन आइलैंड जो साउथ अफ्रीका की बहुत खतरनाक जेल थी वहां पर बिताए. Now struggle against apartheid. किस तरह से ये काले गोरे के बीच के अंदर आंदोलन हुए थे. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa. Apartheid वो सिस्टम था जिसे जो साउथ अफ्रीकन्स थे, जो वहाँ पर वाइट यूरोपियंस रह रहे थे, साउथ अफ्रीका में जो वाइट यूरोपियंस रह रहे थे, उन्होंने काले और गोरे के अंदर मतभेद शुरू किया था. During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. जब बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज 17th-18th सेंचुरी के अंदर यूरोप से आए थे तो उन्होंने काफ़ी सारे हिस्से पे कब्जा कर लिया था. भारत में जिस तरह से लोगों ने आपसी तालमेल के साथ में बसना शुरू किया था, वैसी स्थिति साउथ अफ्रीका में नहीं थी. वहाँ पर अब भी काले और गोरे के अंदर मतभेद चल रहा था. द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर. अपार्थाइड वो तरीका था जिसकी वजह से लोगों को उनके रंगों के माध्यम से अलग किया जा रहा.
The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of population and were called blacks. साउथ अफ्रीका के जो मूलतः निवासी हैं वो काले रंग के हैं और 3/4 जनसंख्या बनाते हैं और उन्हें ब्लैक्स का नाम दिया गया था. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. इन काले और गोरे लोगों के अलावा वहां पर अलग अलग रंगों के लोग रहते थे जिन्हें मिक्स्ड कलर्ड या कलर्ड लोग कहा जाता था और साथ ही साथ कुछ लोग थे जो भारत से जाकर वहां पर बसे थे. The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. जो सफेद लोग थे वो सफेद नहीं जो लोग थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हें अलग समझ रहे थे और उनके साथ में अलग से व्यवहार किया जाता. The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. जो apartheid system था वो स्पेशली काले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक था. They were forbidden from living in white areas. उन्हें गोरे लोगों के इलाकों में रहने की इजाज़त नहीं थी. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theatres, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for whites and blacks. गोरे लोगों के इलाके में यदि काले लोगों को रहना था तो उनके पास में परमिट की जरूरत थी. अगर उनके पास परमिट था तो वो वहां पर काम कर सकते थे, नहीं तो बस, ट्रेन, टैक्सी, हॉस्पिटल, जो सिनेमा हॉल्स थे, पब्लिक लाइब्रेरीज थी, स्कूल्स, कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल्स थे, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स थे, इन सब में काले और गोरों के लिए अलग अलग व्यवहार होता था. कालों के लिए ये सारी चीजें अलग थी और गोरों के लिए अलग. This was called segregation. Now, ये सारी प्रथा जो थी, जो गोरे लोगों और काले लोगों को अलग किया जा रहा था, वो segregation कहलाई थी. You can write a question. What is segregation? They could not even visit the churches where the white worshipped. The blacks could not form association or protest against their terrible treatment. जिन चर्चों में सफेद लोग जाकर पूजा करते थे वहां इन काले लोगों को जाने का अधिकार नहीं था और साथ ही साथ इन लोगों को कोई भी एसोसिएशन बनाने का या आंदोलन करने का अधिकार भी नहीं था. Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. 1950 से जो काले लोग थे और भारतीय थे उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम के विरोध में आंदोलन किया. They launched protests, marches and strikes. उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और हड़तालें भी की. The African National Congress (ANC) was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. African National Congress इस segregation policy का कट्टर विरोधी था. This included many worker unions and the communist parties. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in the struggle. बहुत सारे संगठन बने जिन्होंने इसका विरोध किया. Several countries denounced apartheid as unjust and racist. बहुत सारे देशों ने इस apartheid सिस्टम को गलत और गैर कानूनी माना. But the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people. जो सफेद सरकार थी वो काले लोगों के विरोध में बहुत सारे काम करती रही और आगे राज चलता रहा. Now towards a new constitution, किस तरह से साउथ अफ्रीका में एक नए संविधान की रचना की गई थी. As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. जिस तरह से आंदोलन बढ़ रहे थे सरकार को ये लगने लगा कि अब वो इन काले लोगों पर बहुत दिनों तक अत्याचार नहीं कर पाएगी. The white regime changed its policies. गोरे लोगों ने अपने नियम बदलना शुरू किए. Discriminatory laws were repealed. Ban on political parties and restrictions on the media were lifted. बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन किया गया और जो मीडिया पर बैन लगा हुआ था या आंदोलन पर बैन लगा था वो हटा लिया गया. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. 28 साल के बाद में नेल्सन मंडेला आजाद होकर जेल से बाहर निकले. Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. 26 अप्रैल 1994 को नेशनल रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नेशनल झंडा लहराया गया जिसके माध्यम से ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब एक नए समाज की और एक नए लोकतंत्र की संरचना हो रही है. द apartheid गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट.
अपार्टाइड सिस्टम खत्म हो गया और अब अलग अलग प्रजाति के लोग सरकार के अंदर जुड़ने लगे। हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। नेल्सन मंडेला के क्या विचार थे वो हम पढ़ें। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is cornerstone of our democracy. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बहुत सारे आंदोलन हुए और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। साउथ अफ्रीकन्स को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से आज़ादी पाई है और उन्हें अपने अंदर की अच्छाई को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. जैसे जैसे लोकतंत्र की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के अंदर, तो काले लोगों ने सरकार को ये कहना शुरू किया कि जो गोरी सरकार ने उन पर अत्याचार किए वो सारे अत्याचार माफ कर दिए जाएं। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights. उन्होंने कहा कि हमें एक नए साउथ अफ्रीका की रचना करनी चाहिए जहां पर हर एक को बराबर का अधिकार प्राप्त हो। The party that ruled through oppression and brutal killing and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution. जो पार्टी बनी थी जिसने बहुत सारे अत्याचार सहन किए थे, जिसने क्रूरताएं देखी थी, उन्होंने आज़ादी के बाद में एक नए संविधान की संरचना करनी शुरू कर दी। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever made. 2 साल के बाद में साउथ अफ्रीका ने संसार का सबसे बढ़िया संविधान बनाया। This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together they decided that in search for a solution to the problems, nobody should be excluded. No one should be treated as a devil. इन्होंने ऐसे संविधान की रचना की जिसमें हर एक को बराबरी का अधिकार प्राप्त था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिक्लेयर करा अपने संविधान में कि किसी के साथ में अत्याचार नहीं होना चाहिए और कोई गलत नहीं होता। They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. उन्होंने ये कहा कि चाहे से उन्होंने दूसरों ने कितना ही अत्याचार किया हो, उन्हें बदलाव का हिस्सा बना लेना चाहिए और इसी की वजह से साउथ अफ्रीका का जो संविधान था वो बहुत बढ़िया संविधान बना। The South African Constitution inspires democrats all over the world. A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. साउथ अफ्रीका का जो संविधान बना था वो संसार के लिए बहुत बढ़िया संविधान बना और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो अभी तक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर चुका है। What made this change possible was a determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, जो ये परिवर्तन आया वो इस वजह से आया क्योंकि लोगों ने ये ठान लिया था कि गलत का विरोध करना है, अच्छाई के साथ में जीते रहना है। और अपने संविधान के लिए नेल्सन मंडेला ने कहा है, The Constitution of South Africa speaks of both the past and the future. On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. But it is more than that. It is also a charter for the transformation of a country into one which is truly shared by all its people. A country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men. उन्होंने ये कहा कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों चीजें बताता है। हम हमेशा ये याद रखेंगे कि हम पर किस तरह के अत्याचार हुए थे और आगे ये देखेंगे कि जो अत्याचार हम पर हुए थे वो दोबारा नहीं हो, हमारा देश सही ढंग से चले और साथ ही साथ हम गलत लोगों को भी सही ढंग से अपने साथ में चलाने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे देश की संरचना करेंगे जहां पर काले, गोरे, आदमी, औरत सब एक साथ में रह सकें। With this, we come to an end of democratic constitution in South Africa. In the next video, we'll start why do we need a constitution.
Very soon we'll meet with the next video. Until then, stay safe and healthy.